कल हमने रिस्क का मतलब समझा, रिटर्न क्या होती है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ भी हमने कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट। देखो जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, नाम ही बताता है, आप इसमें रिस्क को मैनेज करते हो, ठीक है। आप इसमें क्या क्या होगा, देखो मैनेजमेंट में ये नहीं होता कि केवल आप रिस्क मैनेज ही करोगे, उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, रिस्क को असेस किया जाएगा और उसके बाद मिटिगेट किया जाएगा ताकि आपके जो पोटेंशियल लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। देखो सबसे पहले ना आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टाइप का रिस्क फेस हो रहा है, वो रिस्क कितने लेवल पे आ रहा है, यानी वो अनसर्टेनिटी बेस्ड है, ठीक है। देखो ऑब्वियस है हर रिस्क अनसर्टेनिटी बेस्ड ही होता है, बट आपको कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पता होना चाहिए, आप इस चीज़ को असेस करोगे। अब जब ये सारी डिटेल आपके पास होंगे, सारे एनालिसिस आपके सामने होंगे, फिर आप मिटिगेट करोगे रिस्क को, यानी अलग अलग रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज यूज़ की जाएंगी, वो भी हम आगे करेंगे। जिससे क्या होगा, जब ये आप स्ट्रेटेजीज को अप्रोप्रिएटली मतलब सही स्ट्रेटेजी को सही जगह पे लगाओगे तो जो आपके रिस्क से होने वाले पोटेंशियल लॉसेस है ना, वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएंगे। सो इसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आती है, जैसे एसेट एलोकेशन होगी, हैजिंग होगी, सेटिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हो गए, या इवन बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स और पॉलिसी हैं जिनको इंप्लीमेंट करके रिस्क को मैनेज किया जाता है, उसके जो होने वाले उससे जो पोटेंशियल लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज किया जाता है। अब जो एसेट एलोकेशन है मतलब डाइवर्सिफिकेशन होगी एक हिसाब से, हैजिंग यानी आप अपने फ्यूचर के अनसर्टेनिटी से जो लॉस अराइज होंगे उनके अगेंस्ट हैज भी कर रहे हो, ठीक है। सो बहुत सारी ये स्ट्रेटेजीज है, इन शॉर्ट ये सारी की सारी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आ जाती। अब ना एक पेपर में क्वेश्चन आया था, वो था पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। अब देखो जो ये पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग है ना, इसका प्राइमरी जो फोकस पता है किसके है, रिस्क को ऑप्टिमाइज करना, यानी जितना रिस्क ऑप्टिमाइज हो सके दैट इज वेल एंड गुड फॉर अ कंपनी। अब जो ये अप्रोच है इसमें ना एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसका मेन मुद्दा कह लो या एम कह लो कि ये है कि रिटर्न्स तो मैक्सिमाइज करनी ही करनी, देखो वो तो हर पोर्टफोलियो का काम है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे एक इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हो चाहे एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जितनी ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलेंगी उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, तभी आप उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करोगे। ये तो देखो हर पोर्टफोलियो का काम है, बट जब जो ये पोर्टफोलियो अप्रोच है ना इन्वेस्टिंग को लेके, इसका मेन काम है रिस्क ऑप्टिमाइजेशन। मतलब क्या हुआ, यानी जो पोर्टफोलियो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो इन्वेस्टमेंट का, उसने आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज तो करके देना ही देना है, बट उसने साथ के साथ ये चीज़ की जरूर श्योरिटी देनी है कि आपका रिस्क मिनिमाइज हो सके। यानी जो की ऑब्जेक्टिव फिर निकलता है ना इसका, कि आपको ना एक ऑप्टिमल बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा रिस्क और रिटर्न में। यही रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ में आपको बताया था, मतलब एक आपको ऐसा लेवल मिलेगा बीइंग द ऑप्टिमम लेवल जहां पे आपकी रिटर्न्स मैक्सिमम होगी, रिटर्न जो रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड है वो मिनिमम होगा। यानी ये चीजें जब आप करोगे ना, आपको इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर हो बीइंग, अगर आप ही खुद भी इन्वेस्टर हो सो आपको अपनी टॉलरेंस जो रिस्क टॉलरेंस लिमिट्स हैं वो देखनी पड़ेगी। मतलब एक बंदा एक हद तक ही रिस्क को बियर कर सकता है, ये चीज़ तो आपको क्लियर है। मतलब वो बंदा कितनी हद तक रिस्क को बियर कर सकता है, उसकी मतलब बियरेबल लिमिट क्या है, वो रिस्क टॉलरेंस होता है। उसके इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या है, मतलब अगर वो कई जगह पे पैसा लगा रहा है उसके पीछे उसका लक्ष्य क्या है, टाइम हॉरिजॉन क्या है, इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए की जा रही है, ये सब कुछ को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब वो क्या कह रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यू प्रोटेक्शन एंड रिटर्न एप्रिसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं पोर्टफोलियो अप्रोच में। अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कौन कौन से सिक्योरिटीज में कर रहे हो, किन किन सिक्योरिटीज के कॉम्बिनेशन बना रहे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू प्रोटेक्ट हो रही है ना, कहीं ये ना हो कि आप मतलब अपने पोर्टफोलियो के चक्कर में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ही खत्म हो जाए और रिटर्न्स जो आपके अप्रिशिएट हो रही हैं, मतलब रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो रही हैं। ये सारी चीज़ों को बहुत कंसिडरेशंस दी जाती हैं पोर्टफोलियो अप्रोच में, क्योंकि ये वो मीन्स हैं जो आपको आपका रिस्क ऑप्टिमाइजेशन का मेन जो मुद्दा है, जो ऑब्जेक्टिव है पोर्टफोलियो अप्रोच का, उसको पूरा करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब आगे आता है, अब इन चीज़ों को ना डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, देखो डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसका एम यही है कि रिस्क को रिड्यूस किया जाए। अब रिस्क रिड्यूस कैसे होगा, जो देखो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको, मतलब ये रिस्क को ना स्प्रेड कर दिया जाता है ओवर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। आप इन्वेस्टमेंट्स कह लो, डिफरेंट एसेट क्लासेस कह लो, सेक्टर्स कह लो या रीजन्स कह लो, वैसे मैं ये चीज़ आपको डिटेल में करवा चुका हूँ। यानी क्या होगा, आप अपने रिस्क को अब स्प्रेड कर रहे हो, ठीक है। जब आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो पोटेंशियली रिड्यूस कर रहे हैं कि जो उनके इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के लॉसेस हो सकते हैं ना, जो उसका इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो जाए। मतलब कहने का मतलब देखो, अगर मैं सिंपल वे में बताऊँ, ये थ्योरी तो आप पढ़ ही लोगे। अगर मान के चलो
अगर आप सिंगल इन्वेस्टमेंट में मतलब एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगर मान लो उससे प्रॉफिट हुआ तो वेल एंड गुड, अगर उसका लॉस हुआ अगर वो सारा का सारा आपको बियर करना पड़ेगा। अगर आप सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10 अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करके एक पोर्टफोलियो बना लेते हो, अगर मान लो 2 से 3 उसमें ऐसे एसेट क्लासेस हैं जिससे लॉसेस भी हो जाएंगे, तो जो लॉसेस का इंपैक्ट है ना वो आपके ओवरऑल रिटर्न्स पे नहीं इतना पड़ेगा, ठीक है, वो ऑफसेट हो जाएगा। क्योंकि अब जो रिस्क है जो बचे, अगर मान लो 3 एसेट क्लासेस आपको लॉस देंगी, बची जो 7 है वो तो आपको प्रॉफिट देंगी ना, पॉजिटिव रिटर्न्स देंगी, यानी ये डाइवर्सिफिकेशन। इन शॉर्ट आप अपने रिस्क को स्प्रेड कर रहे हो ओवर द डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट आता है वैल्यू प्रोटेक्शन। देखो जो वैल्यू प्रोटेक्शन है ना, ये एक पोर्टफोलियो अप्रोच का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। यहाँ पे जो इन्वेस्टर है ना वो ट्राई करता है कि उसके इन्वेस्टमेंट्स ना प्रोटेक्टेड रहें फ्रॉम सिग्निफिकेंट लॉसेस। मतलब देखो नो डाउट ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इनमें रिस्क तो होते हैं, बट कई बार जो रिस्क है ना इनकी आउटकम्स बहुत बुरी होती है, मतलब बहुत सिग्निफिकेंट लॉसेस हो जाते हैं। कई बार तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही खत्म हो जाता है, इतने सिग्निफिकेंट लॉसेस होते हैं। तो जो वैल्यू प्रोटेक्शन है ना इसमें इन्वेस्टर का काम ही है, मतलब वो हर जितना उसके हाथ में है वो उतना ट्राई करता है कि जो उसके इन्वेस्टमेंट्स है ना वो प्रोटेक्टेड रहे, उनको सिग्निफिकेंट लॉस ना हो। यानी इसमें जो अलग अलग स्ट्रेटेजी आती है, जैसे सेटिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आ जाते हैं, या आपको हेजिंग टेक्निक्स को यूज करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। आगे आता है रिटर्न एप्रिसिएशन। जो रिटर्न एप्रिसिएशन है ना ये भी पोर्टफोलियो अप्रोच में कंसिडरेशन में लिया जाता है, मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर का लक्ष्य क्या है कि उसने हायर रिटर्न्स को अचीव करना है और अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट करना है। मतलब देखो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे डैम श्योर आपका कोई ना कोई तो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होंगे ना, मतलब आपके एक्सपेक्टेशंस होंगी। इन शॉर्ट कह लो कि मतलब एक्सपेक्टेशन इन द सेंस, यानी आप समझ के देखो हम जब भी कहीं पे पैसा लगाते हैं ना, हमें ये तो भाई यहाँ से इतना पैसा तो बन के आना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होती हैं। सो इन्वेस्टर क्या करता है, उसका एम क्या है कि उसकी रिटर्न्स अचीव होनी चाहिए, ठीक है, उनकी रिटर्न्स हायर होनी चाहिए, अप्रिशिएट होनी चाहिए। सो तभी वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट कर पाएगा। बट जो ये ऑब्जेक्टिव ना ये टिपिकली से बैलेंस करना पड़ता है विद रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हैं, रिस्क तो साथ के साथ एसोसिएटेड। सो आपको ना रिस्क को कहीं ना कहीं मैनेज करके अपनी रिटर्न्स को अप्रिशिएट करना है, ताकि जो आपका ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन जो आपके पोर्टफोलियो के वो हो सके, मतलब आपके रिस्क ऑप्टिमाइजेशन हो सके, आप एक रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को अचीव कर सको, ठीक है, समझ गए। अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रिस्क रिटर्न एनालिसिस का लास्ट टॉपिक आता है, पोर्टफोलियो बेटा क्या होता है। ये पेपर में बहुत बार आया, मतलब पूछो मत कितनी बार इसको पूछा गया। देखो जो ये पोर्टफोलियो बेटा है ना ये मेजर करता है सेंसिटिविटी पोर्टफोलियो की रिटर्न्स टू चेंजेस इन दी ओवरऑल मार्केट रिटर्न्स। मतलब देखो एक मार्केट में ओवरऑल रिटर्न्स हैं, अब जो आपका पोर्टफोलियो बना है, यानी अगर मान लो मार्केट की रिटर्न्स में चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस क्या इम्पैक्ट आपकी पोर्टफोलियो रिटर्न्स के ऊपर डालते हैं। मतलब आपकी जो पोर्टफोलियो रिटर्न्स है वो कितनी सेंसिटिव है मार्केट की रिटर्न्स को लेके, ये चीज़ आपको पोर्टफोलियो बेटा बताएगा। यानी ये इंडिकेट करता है कि सिस्टमेटिक रिस्क का लेवल कितना है जो आपके पोर्टफोलियो के साथ एसोसिएटेड है। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी, एक होता है सिस्टमेटिक, एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क मैं बता चुका हूँ, जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक या फॉर्म स्पेसिफिक होता है, जिसे हम आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क के नाम से भी जानते हैं। सो बट जो पोर्टफोलियो बेटा है इसका काम ये है कि लेवल ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क बताना जो आपके पोर्टफोलियो के साथ एसोसिएटेड है। अब जो कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं जो पेपर में क्वेश्चन की फॉर्म में आए थे, मतलब उन्होंने आपको 7-8 ऑप्शंस दी थी, वो कहते थे चूज करके बताओ कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पोर्टफोलियो बेटा के हैं, जो पोर्टफोलियो बेटा को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनमें से सबसे पहला आता है पोर्टफोलियो का साइज। देखो जो आपका पोर्टफोलियो का साइज है ना वो कहीं ना कहीं आपके बेटा को, पोर्टफोलियो बेटा को अफेक्ट करेगा ही करेगा। जितने बड़े पोर्टफोलियोस होते हैं उतनी ही डाइवर्सिफाइड एसेट एलोकेशन होती है, ये चीज़ तो आपको पता है। मतलब जितना बड़ा आपका पोर्टफोलियो होगा उतनी ही इसमें डिफरेंट एसेट क्लासेस होंगी, मतलब उतनी ही डाइवर्सिफिकेशन हुई होगी। और इसके रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि जो ओवरऑल पोर्टफोलियो बेटा है ना वो लोअर हो जाएगा, ठीक है, मतलब कंपेयर टू स्मॉलर पोर्टफोलियो। इन कहने का मतलब सिंपल भाषा में बताऊं, जितने लंबे चौड़े मतलब कहने का मतलब जितने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोस होंगे, जितनी उसमें ज़्यादा एसेट क्लासेस होंगी, उतना ही कहीं ना कहीं ओवरऑल रिस्क का लेवल कम होगा।
सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट लॉन्गेविटी, जो आपका टाइम है, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो कि एक पोर्टफोलियो में हेल्ड हो रही है, मतलब आपके पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टमेंट एसेट्स में की है आपने वो कितने टाइम के लिए, वो चीज़ भी बेटा को अफेक्ट करती है। यानी अगर तो इन्वेस्टमेंट लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए है तो आप मतलब देखो जितना लंबा समय उतने डिफरेंट टाइप की मार्केट कंडीशंस आपको फेस करनी पड़ेंगी, सो उतने ही डिफरेंट लेवल्स आपको देखने पड़ेंगे और आपकी मार्केट रिटर्न्स आप उस आपके रिटर्न जो आपकी पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पे उस पर इम्पैक्ट डालेगी ही डालेगी। यानी कहीं ना कहीं जो आपकी पोर्टफोलियो रिटर्न्स है वो सेंसिटिविटी ज़्यादा दिखाएंगी अगर आपके इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग है, क्योंकि आपको सिनेरियोस आपके मार्केट के डायनामिक्स बहुत अलग अलग देख लोगे आप लंबे समय में। तीसरा आता है ट्रेडिंग वॉल्यूम। अब जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है सिक्योरिटीज की जो आपके पोर्टफोलियो में है वो भी बीटा को अफेक्ट करेगी, मतलब आप कितने वॉल्यूम की सिक्योरिटीज ट्रेड कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो के थ्रू। सो अगर तो आपकी ट्रेडिंग वॉल्यूम हायर है वो चीज़ इंडिकेट करती है कि आपकी मार्केट पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल सेंसिटिविटी है ना जो आपके पोर्टफोलियो टूवर्ड्स मार्केट रिटर्न्स वो अफेक्ट करेगी। मतलब जितना ज़्यादा आप वॉल्यूम ट्रेड करोगे मतलब उतना ही आप मार्केट में इंडल्ज हो रहे हो, मतलब आपकी तो फिर ट्रांजेक्शन्स कहीं ना कहीं डेली हो जाएंगी। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं मतलब जो आपकी मार्केट रिटर्न्स निकलेंगी वो चीज़ आप इम्पैक्ट डालेगी, यानी जो आपकी मार्केट रिटर्न्स में चेंजेस आएंगे ना वो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पे इम्पैक्ट डालेंगे ही डालेंगे। ठीक है, आगे आता है रिटर्न इंटरवल्स, वीकली या मंथली। अब जो आपकी टाइम कितना है, यानी आपको कितने टाइम बाद आपके जो आपने इन्वेस्टमेंट किया थ्रू पोर्टफोलियो उससे रिटर्न्स आ रही है, यानी जो इंटरवल है ना ये रिटर्न्स के बीच में ये मेजर की जाती है जो आपके पोर्टफोलियो को बेटा को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर तो आपके डिफरेंट रिटर्न इंटरवल्स हैं जैसे वीकली मंथली, तो आप मार्केट वेरिएट जो आपकी यू कैन कैप्चर वेरिएशन इन मार्केट मूवमेंट डिफरेंटली एंड कैन इन्फ्लुएंस द कैलकुलेटेड बीटा। कहने का मतलब क्या हुआ है, देखो आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स होंगी ना, हर इन्वेस्टमेंट की रिटर्न इंटरवल तो नहीं सेम होगी ना, कोई आपको वीकली रिटर्न्स देगा, कोई आपको मंथली देगा, कोई बाय मंथली देगा, कोई क्वार्टरली देगा। अब जो ये सारी डिफरेंट रिटर्न्स यानी जो जितनी ये सारी जितने भी आपके एसेट क्लासेस हैं उतने ही आपके रिटर्न इंटरवल्स होगी ना। सो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं ना आप वेरिएशंस जो यानी जो मार्केट मूवमेंट हो रही है ना वो कैप्चर कर सकते हो। जब ये कैप्चर होंगी तो डैम श्योर है मार्केट वेरिएशंस का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो बीटा पे पड़ेगा ही। ठीक है, सो ये होता है टॉपिक कंप्लीट। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके अपना डाउट क्लियर करवा सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एसेट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसेट सिक्योरिटाइजेशन का। देखो जो ये एसेट सिक्योरिटाइजेशन है ना ये एक फाइनेंशियल प्रोसेस है जिसमें पूलिंग और ई पैकेजिंग की जाती है फाइनेंशियल एसेट्स की। अब फाइनेंशियल एसेट्स में लोन्स हो सकते हैं, मॉर्टगेज हो सकते हैं, रिसीवेबल्स हो सकते हैं। आप इन चीज़ों को ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देते हो। मतलब एसेट सिक्योरिटाइजेशन बहुत सिंपल, बीइंग अ फाइनेंशियल प्रोसेस सिंपल वो ये कहता है पूल और करो। पहले आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स को इकट्ठा करो, पूल करो और फिर उसको रीपैकेज कर दो। रीपैकेज मतलब उसको चेंज कर दो, उसको कन्वर्ट कर दो ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में। अब देखो आपने पहले लोन लिया, ठीक है, अगर एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, मान लो सपोज करो आपने पहले लोन लिया, वो आपका फाइनेंशियल एसेट हो गया, यानी आपने उस लोन को अब सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया बीइंग ट्रेडेबल। अब वो सिक्योरिटीज में कन्वर्ट हो गया, देन अब आप उसको सेल कर सकते हो इन्वेस्टर्स को इन कैपिटल मार्केट। ये पूरा एसेट सिक्योरिटाइजेशन का काम है। अब कुछ एसेट सिक्योरिटाइजेशन में ना कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं, वैसे ना इसका नाम ही बताता है, मतलब एसेट्स को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना, सिंपल चीज। जो इसमें मेन की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आते हैं उसमें सबसे पहला आता है पूलिंग ऑफ एसेट। देखो एसेट सिक्योरिटाइजेशन में जो कंपनी है ना वो कंबाइन करती है पूल ऑफ सिमिलर एसेट्स, यानी जो एसेट्स कहीं ना कहीं बिल्कुल सिमिलर है, आइडेंटिकल है, होमोजेनियस, उनको कंबाइन करके एक पूल बना दिया जाता है। अब इसमें लाइक अगर मैं आपको बताऊं सच एज पोर्टफोलियो मॉर्टगेजेस हो गया, ऑटो लोन्स हो गया, इनटू अ सिंगल एंटिटी नोन एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल और स्पेशल पर्पस एंटिटी। मतलब क्या है, एसेट सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है, कंपनी कंबाइन कर देती है सिमिलर एसेट्स के पूल को। यानी मान लो अगर सारे कितने अलग अलग मॉर्टगेजेस हैं उनको कंबाइन करके एक पोर्टफोलियो बना दिया जाता है मॉर्टगेजेस का। सेम तरीके से ऑटो लोन्स का भी आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। अब जो ये पोर्टफोलियो बना है इसे एक सिंगल नाम दे दिया जाता है, इसको सिंगल एंटिटी में जिसको हम स्पेशल पर्पस
व्हीकल एसपीवी के नाम से या स्पेशल पर्पस एंटिटी एसपीई के नाम से जानते हैं। ये दो नाम आप याद रखना, ये आपको पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। सेकेंड आता है इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज। अब जो आपने एसपीवीज बनाए हैं, ठीक है, आप एसपीवी को इशू कर देते हो एज सिक्योरिटीज बैक्ड बाय द कैश फ्लोज जनरेटेड बाय द अंडरलाइंग एसेट। मतलब जो एसपीवी है अब उसको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके वो इशू हो जाएंगी। अब जो ये आप सिक्योरिटीज को इशू करोगे ना कहीं इनके बैक पे, मतलब ये बैक है, इनको सपोर्ट है कैश फ्लोज की जो ये अंडरलाइंग एसेट्स खुद जनरेट कर रहे हैं। यानी जो ये सिक्योरिटीज है जिन्हें हम एसेट बैक सिक्योरिटीज एबीएस के नाम से भी जानते हैं, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं जो राइट्स टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। मतलब देखो आप जिसको भी ये सिक्योरिटी ट्रांसफर करोगे, मतलब आप कैपिटल मार्केटिंग में अगर इन्वेस्टर्स को ये सिक्योरिटीज ट्रांसफर करोगे, सेल करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास राइट है कि इन सिक्योरिटीज में जो अंडरलाइंग एसेट्स है वो आपको पैसा बना के आपके पास आएगा। समझ गए। आगे आता है क्रेडिट इनहैंसमेंट। देखो अगर आप इनहैंस करना चाहते हो क्रेडिट की क्वालिटी और मार्केटेबल की एसेट बैक सिक्योरिटीज ईबीएस की, तो क्रेडिट इनहैंसमेंट को एम्प्लॉय करना ही पड़ेगा। मतलब अगर तो देखो एसेट बैक सिक्योरिटीज है, अगर आप उनकी क्रेडिट क्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर उनकी आप क्रेडिट क्वालिटी और उनकी मार्केटेबिलिटी की वो जल्दी जल्दी सेल हो जाए, ये दो चीज़ें इंक्रीज करना चाहते हो, इनहैंस करना चाहते हो, तो आपको क्रेडिट इनहैंसमेंट को एम्प्लॉय करना ही पड़ेगा। अब जो क्रेडिट इनहैंसमेंट्स हैं इसमें कोलेटरल आ जाता है, गारंटीज आ जाती है, ओवर कोलेटरलाइजेशन आ गया, सबऑर्डिनेशन हो गया, रिजर्व अकाउंट्स, यानी ये सारी बहुत स्ट्रेटेजीज हैं। मतलब आपने सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी कोलेटरल गारंटी दी है, ओवर कोलेटरलाइजेशन, सबऑर्डिनेशन, रिजर्व पड़े हैं आपके पास, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, इमरजेंसी है, तो आप रिजर्व से पैसा उठा सकते हो। ये चीज़ कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है कि उनको अगर वो ये सिक्योरिटीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब अगर वो कंपनी को पैसा दे रहे हैं, तो उनका मतलब उनका कोई भी पोटेंशियल डिफॉल्ट रिस्क उनको फेस नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट मेजर आता है सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अब जो ये एसेट बैक सिक्योरिटीज है इनको इन्वेस्टर्स को सेल कर दिया जाता है कैपिटल मार्केट में। ठीक है, यही चीज तो हम मेन मुद्दा ये है एसेट सिक्योरिटाइजेशन। ये ना कहीं आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये मैं आपको प्रोसेस करवा रहा हूँ एसेट सिक्योरिटाइजेशन का। यानी अब जो ये एसेट बैक सिक्योरिटीज है अब ये सेल होगी इन्वेस्टर्स को कैपिटल मार्केट में। मतलब जो ये सिक्योरिटीज है ना ये स्ट्रक्चर्ड होती है, इनको स्ट्रक्चर किया जाता है इन डिफरेंट ट्रांचेस विद वेरिंग लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न टू अपील द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस। मतलब अगर आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो जब आप ये सिक्योरिटीज कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स को सेल करोगे ना, इनकी कैटेगराइजेशन कर दी जाती है, इनको अलग अलग ट्रेंचेस में ना स्ट्रक्चर्ड कर दिया जाता है। कहने का मतलब क्या हो, देखो जिनका लेवल ऑफ रिस्क या रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम है वो एक कैटेगरी में चल जाएंगे, बाकी एक कैटेगरी में। मतलब देखो आपके इन्वेस्टर्स बीइंग इंडिविजुअल डिफरेंट है, उनके डिफरेंट प्रेफरेंसेस है, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस है, सो आप उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कैटेगराइजेशन कर रहे हो। जो कैटेगरी इन्वेस्टर को, जिस टाइप के इन्वेस्टर को अच्छी लगेगी वो उस टाइप की सिक्योरिटीज आप उसको सेल कर दोगे। ठीक है। आगे आता है कैश फ्लोस। अब जो ये कैश फ्लोस होंगे आपकी अंडरलाइंग एसेट से, जैसे आपकी लोन रीपेमेंट्स आएंगे, इंटरेस्ट पेमेंट्स आएंगे, इनको पास कर दिया जाता है थ्रू टू दी होल्डर्स ऑफ एसेट बैक सिक्योरिटीज। मान के चलो ये आपके एसेट्स हैं, यानी अगर एसेट्स हैं तो आपको पैसा बना के देंगे, बट आपने तो इन एसेट्स को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके आगे इन्वेस्टर्स को सेल कर दिया। सो आप क्या करोगे, जो अब आपको पैसा आएगा, आपकी कंपनी को आएगा अंडरलाइंग एसेट से, आप उसको आगे इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, समझ गए, जिनके पास एसेट बैक सिक्योरिटीज है। यानी जो ये स्ट्रक्चर है ना सिक्योरिटाइजेशन का, ये डिटरमाइन करता है प्रायोरिटी ऑफ कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट ट्रांचेस ऑफ सिक्योरिटी। इवन आपके एसेट्स का जो स्ट्रक्चर है, मतलब आपने जो सिक्योरिटाइजेशन किया वो किस स्ट्रक्चर को, किस डायमेंशंस को फॉलो करके किया, वही आपको बताएगा कि आपने पहले कैश फ्लो किसको देना, उसके बाद कैश फ्लो किसको देना। बट एट द एंड सारा का सारा पैसा ट्रांसफर किया ही जाता है। लास्ट जब आते हैं, देखो हमने पूरा प्रोसेस इन शॉर्ट कर लिया एसेट सिक्योरिटाइजेशन का, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखो जो एसेट सिक्योरिटाइजेशन है बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर करता है। सबसे पहले तो लिक्विडिटी होती है फॉर ओरिजिनेटर ऑफ एसेट्स, यानी जिसने एसेट जिससे ओरिजिनेट हो उसकी लिक्विडिटी बनी रहती है, क्योंकि जब एसेट्स को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके आपने पैसा आगे इन्वेस्टर्स को सेल किया, एक तो वहां से पैसा आ जाएगा, दूसरा आपको आपके नॉर्मल एसेट्स के पैसा आना ही आना, यानी लिक्विडिटी मेंटेन रहती है, रिस्क ट्रांसफर हो जाता है, मतलब आपको रिस्क बेयर करने की जरूरत है क्योंकि आपने इसको सिक्योरिटी में कन्वर्ट करके आगे इन्वेस्टर को शिफ्ट कर दिया। सो अब रिस्क इन्वेस्टर का है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है,
इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, यानी उनको कहीं ना कहीं पोटेंशियल एक्सेस मिल जाता है कि वो लो कॉस्ट फंडिंग आपके पास अवेलेबल है, यानी वो इन्वेस्ट करेंगे, आपके पास पैसा आएगा, यानी इन शॉर्ट ये लोअर कॉस्ट फंडिंग होती है। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अलाउ करते हैं कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं अपने इलिक्विड एसेट को ट्रेडेबल सिक्योरिटी। ये चीज़ याद रखना। देखो जो तो लिक्विड एसेट्स हैं वो कंपनी कभी सिक्योरिटीज पे नहीं कन्वर्ट करेगी, क्योंकि वो तो कंपनी खुद ही उनको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकती है। बट कई बार कंपनी के इतने ऐसे भी एसेट्स होते हैं कंपनी के पास जो इलिक्विड होते हैं, मतलब जिनको कैश में इजीली कन्वर्ट नहीं किया जाता। अगर आप करने भी बैठो ना वो टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं। सो ऐसे इलिक्विड एसेट्स को ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में, मतलब एसेट सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, इससे आप अपनी कैपिटल फ्री अप कर देते हो, जिससे आप फर्दर लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकते हो। समझ गए? आगे आते हैं। सो यहाँ पे ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट बहुत है, जो एसेट सिक्योरिटाइजेशन है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 और 9 में आए थे। क्यों? क्योंकि ये एज अ सर्टेन कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटाइज प्रोडक्ट है जिनको टाई कर दिया गया था सब प्राइम मॉर्गेजेस के साथ, जो एक्सपीरियंस कर रहे थे सिग्निफिकेंट डिफॉल्ट रेट्स। कहने का मतलब क्या हुआ, जो आपके 2008 एंड 9 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए में ना, उसमें कई ऐसे कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटाइज प्रोडक्ट्स थे जिनको टाई किया गया था मॉर्गेजेस के साथ, खास करके सब प्राइम मॉर्गेजेस के साथ, यानी जिनको कहीं ना कहीं बहुत, मतलब जो बहुत कहीं ना सिग्निफिकेंट रिस्क फेस कर रहे थे, डिफॉल्ट रेट्स उनके बहुत ज़्यादा थे। सो उस डिफॉल्ट से बचने के लिए उनको ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, कुछ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स और इंक्रीज स्क्रूटिनिटी को इंप्लीमेंट किया गया था ताकि जो ट्रांसपेरेंसी को इन्हेंस किया जा सके और जो आपके पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं एसेट सिक्योरिटाइजेशन के बदले में, उसको मिटिगेट किया जा सके। ठीक है, समझ गए? अब आगे बढ़ते, आगे आते एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या कहते हैं, रीजंस फॉर रेसिंग फंड्स वाया सिक्योरिटाइजेशन। अगर आप सिक्योरिटाइजेशन कर रहे हो, उसके थ्रू आप अपने फंड्स को जनरेट कर रहे हो, तो उसके पीछे आपके कारण क्या है? देखो सबसे पहला तो कारण ये है, आपने कैपिटल चाहिए, आपको आपने कैपिटल रेज कर दिया। सो जो सिक्योरिटाइजेशन है ना कहीं ये कंपनीज को अलाउ करते हैं कि वो अपनी कैपिटल को रेज कर सकते हैं बाय ट्रांसफॉर्मिंग देयर इलिक्विड एसेट्स, मतलब इलिक्विड एसेट्स को ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके उनको आगे इन्वेस्टर्स को सेल करके पैसा लाया जा सकता है फॉर योर कैपिटल। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब क्यों देखो इलिक्विड एसेट्स इसी कारण किए जाते हैं क्योंकि ये इजीली कन्वर्टेबल नहीं होते आपके टूवर्ड्स द कैश। ठीक है, नेक्स्ट मेजर रीजन था टू एक्सलरेट अर्निंग्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस, यानी आप अपनी जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए जो आपके पास पैसा आ रहा है ना, उसका आना तेज करो, एक्सलरेट करो। यानी जो सिक्योरिटाइजेशन है कहीं ना ये मीन्स प्रोवाइड करती है कंपनीज को कि वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपनी अर्निंग्स को जो उनको एसेट से हो रही है, दे हैव सिक्योरिटाइज्ड अपफ्रंट, यानी कि जो उन्होंने एसेट्स जिनको उन्होंने सिक्योरिटाइज किया, जो उनसे अर्निंग्स हो रही है उनको एक्सेलरेट करना, ये कहीं कंपनी को मींस प्रोवाइड करते हैं उस अर्निंग्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। यानी जब आप ट्रांसफर कर देते हो अपने एसेट्स को टू अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, यानी आपने अपने अलग अलग इलिक्विड एसेट्स को एक सिंगल एंटिटी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल में कन्वर्ट कर दिया और बाद में इन सिक्योरिटीज को जो एसेट से बैक्ड है, मतलब ये नहीं कह सकते कि आप इन सिक्योरिटीज की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटीज मतलब एसेट्स के लिए है, यानी ऑब्वियस चीज है कि एसेट्स बैक्ड सिक्योरिटीज में फुल गारंटी है इसकी। सो जो कंपनियां वो कैश रिसीव कर लेती है इमीडिएटली, यानी सिक्योरिटीज पहले क्या हुआ, यानी पहले जो आपका एसेट्स आपने एसपीवी में कन्वर्ट किया, उसके बदले आपने फिर सिक्योरिटीज इशू कर दी जो बैक्ड विद एसेट्स है जो आपने एसपीवी में कन्वर्ट किए थे। अब कंपनी इमीडिएटली सबके साथ कैश रिसीव कर लेगी क्योंकि कंपनी ने वो सिक्योरिटीज कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर कर दी। सो ये चीज आप एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो और अर्निंग्स ऑन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जब भी आपको पैसा रिसीव हो गया आप साथ के साथ उस चीज को, यानी यू हैव रिसीव्ड रेवेन्यू एज अ, इसे चीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, तीसरा मेजर रीजन था टू डाइवर्सिफाई फंडिंग रिसोर्सेज, यानी सिक्योरिटाइजेशन कई ऐसी चीज़ है जो कंपनीज को अलाउ करती है कि वो एक न्यू इन्वेस्टर बेस को टैप कर सकते हैं बाय इशूइंग सिक्योरिटीज दैट आर बैक्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। मतलब एक तो नॉर्मल कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं, अब जो आप ये एक नया इन्वेस्टर बेस है जिसको आप एसेट बैक सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, यानी कहीं ना कहीं आप अपने फंडिंग सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, जो आपका रिलायंस यानी आपकी डिपेंडेंस रिड्यूस कर देगी जो आप ट्रेडिशनल बैंक लोन्स पे आपकी कंपनी की है, या इवन आप कह लो कि ये ना आपको बहुत अच्छा एक्सेस प्रोवाइड करेगी कि नए इन्वेस्टर्स का, मतलब जितने नए इन्वेस्टर उतनी जल्दी आपको पैसा मिलेगा, यानी पोटेंशियली जो कंपनी की ओवरऑल फंडिंग रिस्क है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। समझ के आगे चलते हैं, लास्ट मेजर रीजन आता है
द पोटेंशियल फॉर रिड्यूसिंग फंडिंग कॉस्ट। यानी अब जो सिक्योरिटाइजेशन है ये बहुत सारी कॉस्ट एडवांटेजेस देती है कंपनीज को। जब आप अपने इलिक्विड एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, जो कंपनीज है ना वो अपनी सिक्योरिटीज को सेल करते हैं इन्वेस्टर्स को, ये सिक्योरिटाइजेशन का काम है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ। जब ये चीज़ होती है ना तो तब जो आपका इसमें आप क्या करते हो, यू ट्रांसफर द क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद द अंडरलाइंग एसेट। मतलब एसेट के साथ जो क्रेडिट रिस्क कोई जितना भी लेवल का एसोसिएटेड है वो भी ट्रांसफर हो जाता है। अगर सिक्योरिटीज गई, एसेट गया, तो यानी उसके साथ रिस्क भी चला गया। सो इसके रिजल्ट में आपकी जो फंडिंग कॉस्ट है एक तो वो कंपनी की कम हो जाती है, यानी कंपनी अपनी अब कंपनी कंपेयर टू बोरिंग डायरेक्टली फ्रॉम लेंडर्स और इशूइंग अनसिक्योर्ड लोन्स। बड़ी सिंपल चीज़ है। यानी जो ये फंडिंग कॉस्ट है आपको कैसे पता चलेगा कि फंडिंग कॉस्ट कम हो गई, ये चीज़ आपको कंपैरिजन के थ्रू पता चलेगी। यानी जब अगर तो आप डायरेक्टली बोरो करते हो, मतलब मान लो करीब किसी लेंडर से डायरेक्टली बोरो करते हो या आप अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स इशू करते हो, तो उनकी कॉस्ट कहीं ना चाहिए आपको बहुत ज़्यादा बियर करनी पड़ती है और सिक्योरिटाइजेशन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये कंपैरिजन, ये मतलब दोनों का कंपैरिजन आपको ये चीज़ क्लियर करेगा। ठीक है, आगे एक स्टेटमेंट आई थी वो सुनो। When a banker sells a mortgage portfolio by setting up mortgage pass-through securities, it is an example of securitization। उन्होंने आपको ना पेपर में सिक्योरिटाइजेशन का मतलब समझा दिया था और साथ में कहा था कि आपको बिलो ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस दिए, आप इसमें से चूज करके बताओ कि सिक्योरिटाइजेशन की एग्जांपल कौन सी है। सो जब बैंकर ना, यानी बैंकर है जो, यानी जो खासकर बैंक्स ही होते हैं, जब वो अपना एक मॉर्गेज पोर्टफोलियो सेल कर देते हैं। अब सेल कैसे करेंगे, पहले वो एक मॉर्गेज पास थ्रू सेट करेंगे सिक्योरिटी थ्रू सिक्योरिटीज, वही प्रोसेस है सेम। यानी उन्होंने एक मॉर्गेज पास थ्रू सिक्योरिटीज का सेट कर लिया, उसके थ्रू अपना मॉर्गेज पोर्टफोलियो सेल कर दिया। तो ये सिक्योरिटाइजेशन की एग्जांपल है। इसको डिटेल में देख लेते हैं। पहले तो मतलब वही है, यानी आप सिक्योरिटाइजेशन में मतलब अपने फाइनेंशियल एसेट्स को पूल करके उनको देन एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट करके फिर उनको ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके सेल कर दें। तो इस केस में जो मतलब जो मैंने अभी एग्जांपल बताई, जो मॉर्गेज पास थ्रू सिक्योरिटीज ना ये रिप्रेजेंट करते थे क्लेम्स को टू दी कैश फ्लोज जनरेटेड बाय अंडरलाइंग मॉर्गेज लोन्स। मतलब जो ये लोन्स है ना, जो ये कैश फ्लोज जनरेट करेंगे, ये इस चीज़ ने गारंटी दी थी। मतलब बैंक ने अगर मॉर्गेज किया हुआ है तो मतलब बैंक को तो पैसा आएगा ही आना। यानी ये जो मॉर्गेज इन पे क्लेम्स हैं, जो इनके यहाँ से कैश फ्लोज जनरेट होंगे, ये अंडरलाइन मॉर्गेज लोन को रिप्रेजेंट करते थे। यानी ये सिक्योरिटीज़ को फिर इन्वेस्टर्स को सेल कर दिया गया, जिससे बैंकर्स को क्या हुआ, उन्होंने अपना क्रेडिट तो ट्रांसफर किया ही किया, साथ के साथ जब उन्होंने ये सिक्योरिटीज़ बीइंग द मॉर्गेज पोर्टफोलियो जब इसको इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी सेल किया, उनको फंड्स भी ऑब्टेन हो गए साथ के साथ। ठीक है, समझ गए। अब आगे आता है सेल्फ लिक्विडेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो सिक्योरिटाइजेशन में सेल्फ लिक्विडेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है, ये ऐसी टाइप है सिक्योरिटाइजेशन में जहाँ पे कोई एसेट्स को एक्वायर नहीं किया जाता और जो कोलेटरल है वो फिक्स्ड रहता है फॉर द लाइफ ऑफ एसेट। मतलब जब आप सिक्योरिटाइजेशन कर रहे हो, उसकी एक ऐसी टाइप है जिसमें ना एसेट्स को एक्वायर नहीं किया जाता, कोलेटरल सेम रहता है एसेट की लाइफ टाइम में। यानी इस स्ट्रक्चर में जो कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं ना अंडरलाइंग एसेट्स के कारण, उनको ही यूज किया जाता है इन्वेस्टर्स को रीपे करने के लिए सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट के ओवर द टाइम। ठीक है, यानी जो कैश फ्लोस आप रिसीव करोगे उनको आप यूज करोगे टू रिटायर द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। यानी आपके पास जो कैश फ्लोस आ रहे हैं आप उनको ही आगे यूज करके जो आपने मतलब जिनको इन्वेस्टर्स को जो आपने प्रिंसिपल उनका मोड़ना, जो इंटरेस्ट देना, आप उसको पे कर दोगे। अल्टीमेटली इससे क्या होता है, सेल्फ लिक्विडेशन होती है या रीपेमेंट हो जाती है सिक्योरिटीज की। इसे सेल्फ लिक्विडेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब जो ये सेल्फ लिक्विडेटिंग स्ट्रक्चर है इसे कॉमनली यूज किया जाता है एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज में। ट्रांजैक्शंस जब होंगी, यानी जो एसेट बैक्ड सिक्योरिटी की ट्रांजैक्शन, उनमें इसको यूज किया जाता है जहां पे जो अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं, जैसे आपका मॉर्गेज लोन्स, ऑटो लोन्स, ये कैश फ्लोस जनरेट करेंगे, उन्हीं कैश फ्लोस को आप यूज करके इन्वेस्टर्स को रीपे कर दोगे। ठीक है, यानी जो कोलेटरल पूल्स है वो सेम वैसा का वैसा ही रहता है। मतलब आपके एसेट्स कम नहीं होते, यानी आप एसेट्स को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके सेल करते भी वो आपके पास बाकायदा वैसे ही रहते हैं। सो जो आप पेमेंट्स रिसीव कर रहे हो बोरोर से, उनको पास कर दिया जाता है टू इन्वेस्टर। आपको बोरोर से पेमेंट आई, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया इन्वेस्टर में। यानी कहीं ना कहीं इसमें आप एक रेगुलर स्ट्रीम कैश फ्लोस की इन्वेस्टर को प्रोवाइड कर रहे हो।
जब तक उनकी जो सिक्योरिटीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया वो कंप्लीटली रीपे नहीं हो जाती। सो जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये हेल्प करता है क्रेडिट रिस्क को खत्म करने में, मिटिगेट करने में, जो आपकी सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि जो आप कैश फ्लोस वो एसेट जनरेट कर रहे हैं वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हीं सिक्योरिटीज की रीपेमेंट हम कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को। सो ये बहुत एक क्लियर मैकेनिज्म है रीपेमेंट का सिक्योरिटीज पे, विदाउट द नीड फॉर एडिशनल एसेट एक्विजिशन, यानी आपको नए एसेट एक्वायर करने की जरूरत ही नहीं है। जो एसेट्स आपके पास है आपने उनको पूल किया, उनको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया, फिर आपने इन्वेस्टर्स को सेल कर दिया, इन्वेस्टर्स ने आपको पैसा दे दिया, और फिर जो एसेट्स आपने आगे बेचे हैं मतलब इन्वेस्टर्स को, उनसे आपको जो आपके बोरोवर्स हैं उन्होंने आपको पैसा दिया, वही पैसे से आपने इन्वेस्टर्स का पैसा रिटर्न कर लिया। बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है, ठीक है। सो कोई नीड पड़ती ही नहीं है एडिशनल एसेट एक्विजिशन की, और चेंजेस इन कोलेटरल पूल कभी आते ही हम फिक्स्ड ही रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा रिस्क रिटर्न का टॉपिक कंप्लीट होता है। आज एक और इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आए हैं। देखो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है ना, बेसिकली ये फ्रेमवर्क और रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं इंटरनेशनल पेमेंट्स को, एक्सचेंज रेट्स को, इवन फ्लो ऑफ कैपिटल को कंट्री से। मतलब ये पूरा एक बाउंड्री सेट है, मतलब फ्रेमवर्क पूरी बाउंड्री आपको प्रोवाइड करता है, आपको रूल्स बताता है, आपको दायरे बताता है, आपको चीज़ें बताता है, आपको करनी किस तरीके से। यानी इन शॉर्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स कैसे ही होंगी, एक्सचेंज रेट्स कैसे डिटरमाइन किए जाएंगे, आपकी कैपिटल अगर एक कंट्री से दूसरे में जानी वो कैसे जाएगी, ये सारा कुछ हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बताता है। यानी कहीं ना हमें ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड को और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कंडक्ट करेंगे। यानी हम मुंह उठा के इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते, हमें एक दायरे के अंदर रह रहा है कि एक सिस्टम को फॉलो करके इंटरनेशनल ट्रेड को कंडक्ट करना होता है। यानी जो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है ना, ये इवॉल्व, मतलब देखो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, आपको वर्ल्ड में इतनी कंट्रीज हैं उनको इंटरनेशनल ट्रेड करना बता रहा है, तो ये एकदम से तो बना नहीं होगा, यानी डैम श्योर है स्टेजेस में और अरेंजमेंट्स में इवॉल्व होगा। अब हम उन स्टेजेस को पढ़ने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले आया था गोल्ड स्टैंडर्ड, जो 1870 से लेके 1914 तक था। जो ये गोल्ड स्टैंडर्ड आ रहा था ना, इसमें कंट्रीज क्या करती थी, वो अपनी करेंसीज को फिक्स्ड कर देती टू अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गोल्ड। मतलब एक अमाउंट उठा लिया गोल्ड का, उसके रिलेटेड उसके कॉन्टेक्स्ट में कंट्रीज अपना एक करेंसी का फिक्स रेट मतलब अपना फिक्स कर देती थी करेंसीज को। सो जो ये एक्सचेंज रेट थे ना वो डिटरमाइन होते थे बाय गोल्ड पैरिटी, ठीक है। एंड कंट्रीज क्या करती थी, उनको ना सफिशिएंट गोल्ड रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते थे अगर तो उन्होंने अपनी करेंसी को बैक करना है। मतलब कहने का क्या है, सिंपल गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होता था, हर कंट्री गोल्ड के कंपैरिजन में अपना करेंसी का रेट डिटरमाइन करती थी। फिर जो कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता था वो गोल्ड को कंपेयर करके किया जाता था। यानी जो ये गोल्ड स्टैंडर्ड था ना, ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी थी इसमें इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से फैसिलिटेट हो रहा था, क्योंकि एक बार चीज़ें डिटरमाइन होगी वो ही चलती जा रही थी। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, क्योंकि जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए ना उसमें बहुत चीज़ें हिल गई थी, और सो जो इसमें ना एक फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी लिमिटेड थी, ताजो आप इकोनॉमिक कंडीशंस को रिस्पॉन्ड कर ही नहीं पाते थे, ठीक है। जब ये गोल्ड स्टैंडर्ड एरा खत्म हुआ, यानी 1817 से 1914 तक चला, ये डेट्स याद रखना। उसके बाद आया इंटर वॉर पीरियड, यानी 1918 से लेके 1939 तक। ये था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का, यानी जब वर्ल्ड वॉर 1 होगी उसके बाद जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है ना उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, इतनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई थी, एट द एंड उसको बंद ही करना पड़ा, उसको ख़त्म कर दिया गया। सो कंट्रीज है ना उनको इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ गया, यानी वो इकोनॉमिकली ना हिल गई थी, करेंसीज डिवैल्यूएट हो गई थी, ट्रेड डिस्टर्ब हो गया था, इंटरनेशनल ट्रेड का पूरा ही हिल चुका था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। सो जो लैक ऑफ कोहेरेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम लेड टू ब्रेकडाउन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक कॉपरेशन। यानी इससे क्या हुआ, अब ये देखो, अब जब ये वर्ल्ड वॉर हुई थी ना 1, यानी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि बहुत सारा पैसा तो लड़ाई में चला गया, ट्रेड बंद हो गए कंट्रीज में, ठीक है। और अब क्या हुआ, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम गोल्ड स्टैंडर्ड एरा में काम कर रहा था उसकी धज्जियां उड़ गई, वो खत्म हो चुका, और एट द एंड जो ग्लोबल इकोनॉमिक कॉपरेशन थी ना वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। उसके बाद आया सबसे इंपॉर्टेंट, जो इंडिविजुअली पेपर में बहुत बार आया, ब्रेटन वुड्स सिस्टम 1944 टू 1971। यानी जब ये सब कुछ हो गया वॉर पीरियड के बाद में, जो 1918 टू 1939 तक चला, उसके बाद ब्रेटन वुड्स सिस्टम को 1944 में इस्टेब्लिश किया गया। ये कैसे होता है, ये ना एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रेटन वुड्स जो न्यू हैम्पशायर में है, ये
टू एड्रेस द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन। मतलब ये कॉन्फ्रेंस का कारण क्या, देखो जो ये इंटर वॉर पीरियड था ना, इसमें 2 वर्ल्ड वॉर्स हो गई थी, पहली भी हुई फिर दूसरी। अब जो दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद जो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन करनी थी ना, अब क्योंकि सारी कंट्रीज की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फेस कर रही थी, उनकी इकोनॉमिकली सिचुएशंस बिगड़ चुकी थी, तब एक ब्रेटन वुड न्यू, जो कि एक न्यू हैम्पशायर में, उसमें ना कॉन्फ्रेंस को किया गया जिसमें पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन को एड्रेस करना था। और इसके बदले में 1944 में ब्रेटन वुड सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया। यानी जो ये सिस्टम था ना, इस एट दी एंड जब ये खत्म हुआ, जो ये सिस्टम था, इसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक को क्रिएट कर दिया। यानी जो ब्रेटन वुड सिस्टम के अंदर जो करेंसीज है ना, उनको पैक्ड कर दिया गया टू US डॉलर। मतलब अब हर करेंसी US डॉलर के कंपैरिजन में ही कंपेयर की, मतलब हर एक करेंसी को US डॉलर के कंपैरिजन में ही बताया जाता है, विच वॉज इन टर्न टाइड टू गोल्ड एट अ फिक्स्ड एक्सचेंज है। पहले हर कंट्री की करेंसी को पैक्ड किया गया टू US डॉलर और फिर उसको आगे कर दिया गया टू अ गोल्ड एट अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब जो कंट्रीज एग्री कर गई थी कि वो मेंटेन करेंगी वैल्यू ऑफ देयर करेंसीज विद इन अ नैरो बाउंड ऑफ फ्लक्चुएशन, यानी ऑलमोस्ट हर कंट्री एग्री थी कि वो अपनी डिनोमिनेशन को, अपनी करेंसी को वैल्यू कर देंगे विद इन दिस मतलब फ्रेमवर्क, कि वो US डॉलर के कंपैरिजन में कर देंगे। ठीक है, सो ये था ब्रेटन वुड का सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, यानी अब जो ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है ना, ये 1944 में ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में, जो कि US में है, उसमें हेल्ड हुई थी। यानी इसका एम ये था कि एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया जाए जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को बनने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो ये कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट क्या निकला, इससे 2 की मेन इंस्टीट्यूशंस बने, एक तो IMF, दूसरा IBRD, जिसे हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसको आगे जिसका नेम चेंज होकर वर्ल्ड बैंक बन गया था। ठीक है, यानी ये चीज पेपर में बहुत बार पूछी गई है कि कौन से 2 मेन इंस्टीट्यूशंस थे। अगर तो आपको ऑप्शंस में अवेलेबल हो तो IMF और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD। हाँ, तो अगर आपके पास IBRD नहीं होगा तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक होगा। ज़्यादातर वर्ल्ड बैंक ही आता है क्योंकि अब उसका नेम वर्ल्ड बैंक हो चुका है। सो जो ये IMF था, ये इस्टेब्लिश किया गया था ताकि एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स के बाद जो हर कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो खत्म हो चुकी थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन खत्म हो चुकी थी। इसका मुद्दा ये था IMF का, एक तो ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाई जाए, यानी चीज़ें स्टेबल हो, और इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन को दोबारा से लाया जाए, उसको फैसिलिटेट किया जाए। यानी जो प्राइमरी गोल्स थे उसमें यही था कि आपने मॉनेटरी कॉपरेशन को फोस्टर करना है, आपने फैसिलिटेट करना है इंटरनेशनल ट्रेड को, कि वो स्टार्ट हो, वो एक्सपैंड हो और उसकी बैलेंस ग्रोथ होती ही रहे, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी बनाए रखनी है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है मेंबर कंट्रीज को जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिकल्टीज फेस कर रही हैं, और आपने ऐसी पॉलिसीज बनानी है जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हर कंट्री की प्रमोट करेगी। सो जो IMF है ना, ये एक फोरम प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्रीज का, जो इकट्ठे बैठ के डिस्कस करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज जो बन रही हैं, एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट्स क्या होंगे, क्या एक्सचेंज रेट सिस्टम्स फॉलो किए जाएंगे, और इसके अलावा जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज है। सो इवन देखो, ये तो एक तरफ हो गया, इसके अलावा IMF टेक्निकल असिस्टेंस और पॉलिसी एडवाइस भी अपनी मेंबर कंट्रीज को प्रोवाइड करता है, ताकि उनको हेल्प मिल सके, वो अपने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन और पॉलिसीज को स्ट्रेंथन कर सके और उन्हें एक और ही हायर लेवल पे लेके जा सके। इवन IMF फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, IMF एडवाइस भी देता है, टेक्निकल असिस्टेंट भी देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है। ये भी पेपर में बहुत बार आया है। इन अब फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। अपनी मेंबर कंट्रीज को IMF लोन्स प्रोवाइड करता है जिनको बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, यानी उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएंट में जा रही है, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके और एक नेसेसरी रिफॉर्म्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। सो इन शॉर्ट जो IMF है ना, बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है ग्लोबल इकोनॉमी में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करके सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है उन कंट्रीज को, खास करके मेंबर कंट्री, बाकियों को बहुत कम प्रोवाइड करता है। इवन IMF के ऑलमोस्ट हर कंट्री मेंबर है ही है, यानी मेंबर कंट्रीज को जो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रही है। सो इसकी एवोल्यूशन बहुत धीरे धीरे ओवर ए टाइम होती गई एंड इसने अपना एक्सपैंड कर दिया अपना मैंडेट, ताकि जो जितने भी इमर्जिंग इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सके और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में
चैलेंजेस आ रहे हैं उनके साथ कोप अप किया जा सके। नेक्स्ट आगे क्या आता है, कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट 1971। यानी 1971 में क्या हुआ, अब ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था ये भी कोलैप्स कर गया, अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इमर्ज हो गए। यानी जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है ना 1971 में इसका कोलैप्स हो गया जब जो यूएस है ना उसमें जो सस्पेंड कर दिया कन्वर्टिबिलिटी ऑफ यूएस डॉलर टू गोल्ड। यानी देखो ब्रेटन वुड में ये डिसाइड किया गया था कि हर कंट्री की करेंसी को पहले यूएस डॉलर में पैक किया जाएगा और बाद में उसको एक फिक्स रेट ऑफ मतलब फिक्स रेट पे गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बट 1971 में यूएस ने क्या किया, उसने जो उनके यूएस डॉलर की कन्वर्टिबिलिटी थी ना इन गोल्ड में उसको सस्पेंड कर दिया। सो इससे क्या हुआ, इससे जो ब्रेटन वुड सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया और इससे अडॉप्शन हुई फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम की। यानी ये फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम क्या था, एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या था, यानी इसमें जो एक्सचेंज रेट थे उनको डिटरमाइन करते थे मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के। यानी गवर्नमेंट ठीक है ये फोर्सेस ऑपरेट करते थे, ये एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते थे, बट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंटरवीन कर सकती थी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में ताकि वो एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी को मैनेज कर पाए थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म्स। यानी इतने ज़्यादा चेंजेस ना आए, मतलब उन आने ठीक है। अब देखो मार्केट डायनामिक्स हैं, दोनों ही डिमांड और सप्लाई मार्केट फोर्सेस वो चेंजेस तो आएंगे बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरवीन करके उनका हायर इम्पैक्ट कंट्रोल कर लेती थी, ठीक है। सो इसमें जो मैकेनिज्म थे मैनेज फ्लोट्स यूज किए जाते थे, पैक्स किए जाते थे टू अदर करेंसी और बास्केट्स ऑफ करेंसीज को यूज किया जाता था इन जो आपकी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के थ्रू। नेक्स्ट आया था मैनेज एक्सचेंज रेट्स एंड रीजनल मॉनेटरी एग्रीमेंट अरेंजमेंट्स। यानी देखो जब आपके फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आए इसके एडिशन में कुछ कंट्रीज ने मैनेज एक्सचेंज रेट रिजाइम को अडॉप्ट किया। यानी जहां पे सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक हद के बीच में विद इन लिमिट्स, मतलब कुछ कंट्रीज ने क्या किया वो इंटायरली मतलब मार्केट पे डिपेंड नहीं, उन्होंने मैनेज एक्सचेंज रेट डिजाइन फॉलो किया जिसमें उस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरवेन करेगा ताकि जो एक्सचेंज रेट में ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए। बट जो ये इंटरवेंशन होगी ना सेंट्रल बैंक की कुछ लिमिट्स के अंदर ही होगी। अब जो ये रीजनल मॉनेटरी अरेंजमेंट से जैसे यूरो जोन या आप कह लो यूज ऑफ कॉमन करेंसीज लाइक यूरो, इनका एम यही था कि जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक तो उसको इनहेंस किया जा सके और जो स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन के बीच में स्टेबिलिटी है ना वो बनाई जा सके, ठीक है। समझ के आगे आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बस वो मेन जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम वही तक था। अब ये कुछ एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, देखो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन है इसे प्रमोट किया गया था थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को IMF हो गया, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS हो गया, ये दो मेजर इंस्टीट्यूट हैं जो इसे प्रमोट करते हैं कि वो कहते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन होनी चाहिए, ठीक है। सो जो IMF है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं उनको मॉनिटर करता है। ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जो ये BIS है यानी जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है ये सर्व करता है एज अ बैंक फॉर सेंट्रल बैंक। जैसे एक नॉर्मल बैंक्स होते हैं, रीजनल बैंक्स और नेशनल बैंक, उनके लिए एक कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, वैसे ही हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के लिए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है। यानी ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस जो अलग अलग कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स के बीच में हो रही है उनको सेटल करता है और उनको कॉपरेशन के लिए प्रमोट करता है, ठीक है। अब कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई थी वो देख लेते हैं। देखो बहुत रीसेंट ईयर्स में क्या हुआ, डिस्कशन बढ़ती गई कि वो कहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीड है रिफॉर्मिंग के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को, ताकि आप जो अमर्जिंग चैलेंजेस यानी जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो उनको एड्रेस किया जा सके और जो इम्बैलेंसेस आ रही हैं उनको करेक्ट किया जा सके। सो बहुत टॉपिक्स ऑफ डिबेट बन गए, रिजर्व करेंसीज का रोल क्या होना चाहिए, एक्सचेंज रेट डिज़ाइन बदलो, कैपिटल फ्लोज कैसे होने चाहिए, आप अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी को कोऑर्डिनेट कैसे करो, ऐसे मुद्दों को डिस्कस टाइम टू टाइम किया ही जाता है। लास्ट अब आता है आज के सेशन का ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच। अब जो ये ट्रीटी थी ना इसे यूरोपियन कमीशन मेंबर्स ने दिसंबर 1999 में साइन किया था। यानी ये ट्रीटी कमिट करती थी कि टू अडॉप्टिंग अ कॉमन करेंसी नोन एज यूरो। अभी ये चीज़ मैंने आपको बताई ना, लाइक अगर आप मैनेज्ड एक्सचेंज रेट या रीजनल मॉनेटरी अरेंजमेंट पॉइंट पढ़ोगे ना उसमें कहा गया था कि एक कॉमन करेंसी को फॉलो करो जो यूरो थे, उसे ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच में ही किया गया था डिसाइड। 1999 में दिसंबर में यूरोपियन कमीशन मेंबर्स ने ट्रीटी साइन की थी कि उन्होंने कहा था हम एक कॉमन करेंसी जिसको यूरो के नाम से जाना अडॉप्ट किया जाएगा, जिसको कॉमनली नाम ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच का नाम दिया जाता है।
सो अगर मैं सिंपल वे में कंबाइन करूँ तो बस ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है 1944 में हुई थी, जिसके रिजल्ट में IMF बना था और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD बना था, जिसको नेम चेंज करके अब वर्ल्ड बैंक है। और ये दोनों वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मेंबर्स हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप हमने स्टार्टिंग में ही जब हमने कॉमर्स का सिलेबस स्टार्ट किया था पढ़ा था, बाकी मैं इसको फिर करवा दूंगा। यानी ये दोनों वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मेंबर्स हैं। इसमें बेसिकली 5 मेंबर्स हैं, वो हम आगे करेंगे। सो यहाँ पे होता है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का टॉपिक भी कंप्लीट।